हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, a tightly stretched string with fixed endpoints x equal to 0 and x equal to L is initially in a position given by y equal to y naught sine cube pi x by L. If it is released from rest from this position, find the displacement y x, t। तो देखिए, बात हो रही है स्ट्रिंग की। ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो किसका है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर हम इसकी फिगर बनाएं तो ठीक है। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर से समझेंगे। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो टू पॉइंट्स पर टाइट की गई है। तो सपोज ये स्ट्रिंग का एक एंड हो गया ए और दूसरा एंड हो गया स्ट्रिंग का बी। ठीक है। और इन दोनों की पोजीशन क्या दे रखी है, जो ए एंड है यहाँ पर डिस्टेंस होगी इसकी एक्स इक्वल टू 0। और जब आप ए से बी पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर एक्स कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। यानी ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है, एल है। क्लियर। ठीक है। जब स्ट्रिंग की लेंथ एल है, दो एंड्स पॉइंट्स हैं इसके ए और बी, तो बाउंड्री कंडीशंस क्या बनेंगी कि दोनों एंड्स पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कौन होता है, वाई। तो वाई दोनों एंड्स पर जीरो होगा, एक्स इक्वल टू ए पर भी और एक्स इक्वल टू एल पर भी। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, इस स्ट्रिंग को आपने इस पोजीशन तक ले गए। और ये पोजीशन कब दिखाई देगी, यानी ये जो कर्व है ये कब दिखाई देगा, इनिशियली। यानी इनिशियली जो पोजीशन है वो स्ट्रिंग की ये है। तो इनिशियली है यानी ये कर्व जो है वो क्या है, वाई नॉट साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल है। ठीक है। और इनिशियली है ये कंडीशन, यानी इनिशियल का मतलब जब टी क्या होता है, जीरो होता है। यानी जब स्ट्रिंग को आपने यहाँ पर होल्ड करके रखा है तो ये कर्व आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो अब इसमें करना क्या फाइंड है, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यानी वाई फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन देखकर आप समझ तो गए कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की बात की गई है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज क्या होती है, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। क्लियर। अब सबसे पहले हम लिखेंगे बाउंड्री कंडीशन, द बाउंड्री कंडीशंस आर। क्या बाउंड्री कंडीशंस होंगी, दोनों एंड्स पर देखेंगे हम। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन होगी फर्स्ट एंड पे, जब एक्स जीरो है तो वाई भी कितना है, जीरो है। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए वाई जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, एक्स का और टी का। तो एक्स के प्लेस पर कितना पुट कर दीजिए, जीरो, और टी को एज इट इज रहने दीजिए। जब एक्स जीरो हो जाएगा तो ये वाई भी कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी बाउंड्री कंडीशन में यहीं पर लिख देता हूँ। तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन के लिए आप दूसरे एंड पर जाएंगे। तो इस एंड पर एक्स कितना है, जीरो। तो जब एक्स जीरो होगा तो वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट बाई कितना होगा, जीरो होगा। यानी आप इसको और किस तरह से लिख सकते हैं,
देखिए y किसका फंक्शन है, x का और t का। तो x के प्लेस पर इस बार कितना आ जाएगा, l, t एज इट इज, और y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बाउंड्री कंडीशंस मिली हैं आपको। अब आपको लिखनी है इनिशियल कंडीशंस। द इनिशियल कंडीशंस आर, क्या होती है इनिशियल कंडीशन। देखिए, एक तो इनिशियल कंडीशन ये होती है कि जब आपने स्ट्रिंग को इस पोजीशन में होल्ड करके रखा है, तो यानी स्ट्रिंग मोशन में नहीं है, तो यानी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। यानी स्टार्टिंग में जब t इक्वल टू 0 है इनिशियल में, वेलोसिटी कितनी होती है, 0। यानी वेलोसिटी अपॉन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डेल वाई अपॉन डेल टी कितना होगा, 0 होगा। तो एक तो एक कंडीशन लेंगे आप, और दूसरी इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि जब t इक्वल टू 0 है, यानी इनिशियली जब t 0 है, तो y कितना गिवन है, y इक्वल टू गिवन है y नॉट साइन क्यू पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है। तो दो बाउंड्री कंडीशंस मिली आपको, दो इनिशियल कंडीशंस मिली। तो सबसे पहले बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे, और उसके बाद में इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई। तो चलिए सोल्व कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर y किस किस का फंक्शन है, x का और t का। तो कौन सा मेथड यूज करते हैं इसको सोल्व करने के लिए, हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो y इक्वल टू क्या लेंगे, कैपिटल एक्स टी, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। एंड वेयर कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, एंड कैपिटल टी इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल टी ओनली। अब देखिए इक्वेशन 2 से लेकर इक्वेशन 6, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, वहां तक का काम हमारा सेम रहेगा। तो उसको हम डायरेक्ट ले लेते हैं। आपको इक्वेशन 2 से इक्वेशन 6 का जो भी काम है वो करके दिखाना होगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में इक्वेशन 2 से इक्वेशन 6 तक जनरल सॉल्यूशन तक सोल्व करके दिखाया है। तो क्या होता है इक्वेशन 6, C1 कोस के एक्स प्लस C2 साइन के एक्स इंटू C3 कोस के सी टी प्लस C4 साइन के सी टी। इसको मैं इक्वेशन 6 बोल रहा हूँ, जिससे आपको याद रहे कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 6 के बीच की सभी इक्वेशंस आपको खुद से करना है। ठीक है। अब देखिए, अब इस पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहले तो सबसे पहली जो बाउंड्री कंडीशन थी हमारी, वो थी x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0। तो अब इक्वेशन 6 में ये यहाँ पर y है, इक्वेशन 6 में x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू क्या होगा, 0। तो y के प्लेस पर कितना पुट कर दीजिए, 0, और x के प्लेस पर भी कितना पुट कर दीजिए, 0। तो यहाँ पर 0 जाएगा तो कोस 0 1, तो यहाँ पर बचेगा C1। जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, यानी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और आगे क्या मिलेगा, C3 कोस के सी टी प्लस C4 साइन के सी टी। क्लियर। तो देखिए अब ये कितने फैक्टर हैं, दो फैक्टर हैं आपके, और दोनों फैक्टर की जो मल्टीप्लाई करके मिल रहा है आपको, वो कितना मिल रहा है, 0। तो इनमें से एक फैक्टर 0 होगा। कौन 0 होगा, C1 0 होगा। क्योंकि ये जो सेकंड फैक्टर है, अगर ये 0 हो गया तो इक्वेशन 6 पूरी 0 बन जाएगी। तो इसको 0 नहीं करना है, C1 0 होगा। अब क्या करेंगे, C1 की वैल्यू पुट कर देंगे। ऑन पुटिंग C1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 6 में C1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो C1 के प्लेस पर 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0। तो y इक्वल टू मिलेगा आपका C2 साइन के एक्स इंटू C3 कोस के सी टी प्लस C4 साइन के सी टी। ये इक्वेशन 7 बोलेंगे हम इसको। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन आपने अप्लाई की, अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या थी हमारी, एट x इक्वल टू एल वाई इक्वल टू 0। तो x के प्लेस पर l पुट करेंगे। अब किस पर अप्लाई करेंगे, इक्वेशन 7 पर। तो x के प्लेस पर l, y के प्लेस पर 0 कर देते हैं। तो 0 इक्वल टू C2 साइन के एल इंटू C3 कोस के सी टी प्लस C4 साइन
ए सी टी। क्लियर। अब ये फिर से तीन फैक्टर हैं आपके और इनका मल्टीप्लीकेशन जीरो है, तो इसका मतलब इनमें से एक फैक्टर जीरो होगा, तो कौन जीरो होगा? साइन के एल जीरो होगा। क्योंकि ये फैक्टर अगर जीरो हुआ तो इक्वेशन सिक्स पूरी जीरो हो जाएगी, और अगर सी टू भी जीरो हुआ तो इक्वेशन सेवन जो है वो, दोनों फैक्टर को, फर्स्ट और लास्ट फैक्टर को जो अगर आप जीरो करेंगे सी टू को, या फिर इसको सी थ्री कोस के सी टी प्लस सी फोर साइन के सी टी को, तो इक्वेशन सेवन जीरो बन जाएगी पूरी। तो इसलिए कौन जीरो होगा? साइन के एल। तो यहाँ साइन के एल है और यहाँ साइन के एक्स है। साइन के एल जीरो हो गया, और साइन में जीरो किसकी वैल्यू होती है? एन पाई की। क्लियर। तो अब थीटा को थीटा से कंपेयर करेंगे, तो के एल इक्वल टू हुआ आपका एन पाई, जिससे आपको क्या मिला? के इक्वल टू मिला एन पाई बाई एल। अब इस के की वैल्यू को आप किस में पुट करेंगे? इक्वेशन सेवन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन सेवन में के प्लेस पर एन पाई अपॉन एल पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा? वाई इक्वल टू सी टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा, इंटू सी थ्री कोस एन पाई सी टी अपॉन एल आएगा, प्लस सी फोर साइन एन पाई सी टी अपॉन एल हो जाएगा। इसको बोलेंगे आप इक्वेशन नंबर एट, क्योंकि सेवन तक ऑलरेडी इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब बाउंड्री कंडीशन तो आप यूज कर चुके, अब कौन सी कंडीशंस यूज करनी है? इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या आती है आपकी? ये दो इनिशियल कंडीशन। इनमें से पहले कौन सी यूज करते हैं जिसमें राइट हैंड साइड में क्या है? जीरो है, इसमें जीरो नहीं। पहले डेल वाई अपॉन डेल टी फाइंड करना पड़ेगा इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। पहले क्या कर दीजिए, वाई का डिफरेंशियल फाइंड करिए टी के रेस्पेक्ट में। डेल वाई अपॉन डेल टी इक्वल टू हो जाएगा सी टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ये तो कांस्टेंट है, टी के रेस्पेक्ट में एज इट इज रहेगा। जब इसका डिफरेंशियल होगा तो सी थ्री एज इट इज कोस का हो जाएगा माइनस का साइन एन पाई सी टी अपॉन एल, इंटू चेन रूल के अकॉर्डिंग एन पाई सी अपॉन एल से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा सी फोर एन पाई सी अपॉन एल, और साइन का कोस एन पाई सी टी अपॉन एल। अब कंडीशन अप्लाई कर दीजिए इस पर, एट टी इक्वल टू जीरो पर डेल बाई अपॉन डेल टी कितना है भाई आपका? जीरो। डेल बाई अपॉन डेल टी के प्लेस पर जीरो पुट कर दीजिए, और टी के प्लेस पर जीरो। तो सी टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल ये एज इट इज। जब आप यहाँ पर टी के प्लेस पर जीरो पुट करेंगे तो ये साइन जीरो बनेगा। साइन जीरो जीरो होता है तो ये पूरा जो टर्म है जीरो हो जाएगी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे क्या बचेगा? सी फोर एन पाई सी अपॉन एल। यहाँ पर जब टी जीरो पुट करेंगे तो कोस जीरो वन होता है, तो ये वन पुट करेंगे तो यहाँ वन इंटू दिस यही रहेगा। अब इसमें से भी एक फैक्टर आपका जीरो होगा, क्योंकि इन सभी फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो जीरो है। तो देखिए सी टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में रखा हुआ है इक्वेशन एट में। तो अगर ये जीरो होगा तो पूरी इक्वेशन एट जीरो हो जाएगी। और एन पाई सी एल जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये तो जीरो होंगे नहीं। कौन जीरो होगा? सी फोर जीरो हो जाएगा। यहाँ पर होगा आपका सी फोर जीरो। अब क्या करेंगे? सी फोर की वैल्यू पुट करेंगे, ऑन पुटिंग सी फोर इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन एट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन एट में सी फोर जीरो पुट कर दीजिए, तो वाई इक्वल टू मिला सी टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। सी फोर जीरो तो ये टर्म जीरो हो गई, तो क्या बचा? सी थ्री कोस एन पाई सी टी अपॉन एल। ठीक है भाई। अब सी टू सी थ्री को मैं एक साथ भी लिख सकता हूँ, सी टू इंटू सी थ्री साइन एन पाई एक्स अपॉन एल और कोस एन पाई सी टी अपॉन एल। अब देखते हैं, एक कंडीशन और बची है हमारी अप्लाई करने से। वो कंडीशन क्या थी हमारी? ये है, देखिए। अब यहाँ पर साइन जो है वो क्यूब में आ रहा है। जब साइन की पावर वन नहीं होगी या साइन के प्लेस पर कोस होगा, तो तब ऐसे केसेस में हम इसको पहले इस कंडीशन को अप्लाई करने से पहले इसको जर्नलाइज कर लेते हैं।
ठीक है, तो इसको हम जनरलाइज कर लेंगे। ये जो इक्वेशन है जनरलाइज कैसे करेंगे, हम ले लेते हैं C3 इक्वल टू Dn ले लेते हैं, जिससे y क्या मिलेगा हमारा, समेशन लगाएंगे जनरलाइज करने के लिए। C2 C3 के प्लेस पर Dn हो जाएगा। इक्वेशन बनेगी Dn साइन n पाई x अपॉन एल इंटू कोस n पाई CT अपॉन एल एंड n वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट। इसको एक नंबर दे दीजिए इक्वेशन को। 8 इक्वेशन तक आपकी बनी है अभी तक, तो इसको इक्वेशन 9 बोल दीजिए। अब इस पर लास्ट कंडीशन आप अप्लाई करेंगे। एट t इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू गिवन है आपका y0 साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, तो अब देखिए y के प्लेस पर पुट कर दीजिए y0 साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल, और t के प्लेस पर 0 करेंगे तो बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और t के प्लेस पर यहाँ 0 किया तो कोस 0 कितना हो जाएगा 1, तो यही मिलेगा। ठीक है, अब ये साइन क्यूब है, इधर साइन है, तो पहले इस क्यूब को हटाना है यहाँ से किसी तरह से। तो कैसे हटाएंगे हम, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन थ्री थीटा क्या होता है, उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। साइन थ्री थीटा होता है आपका 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। तो यहाँ से 4 sin क्यूब एक्स की अगर हम थीटा कर लीजिए, चलिए थीटा की टर्म में है, तो फिर sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। 4 sin क्यूब थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस साइड आ जाएगा, ये आएगा 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा। और sin क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी इससे, sin क्यूब थीटा आएगा, ये 4 अपॉन में चला जाएगा तो 3/4 sin थीटा माइनस 1/4 sin 3 थीटा। अब थीटा के प्लेस पर यहाँ क्या कर दीजिए, क्या गिवन है, पाई एक्स अपॉन एल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर थीटा के प्लेस पर पाई एक्स अपॉन एल पुट करेंगे तो 3/4 sin थीटा यानी पाई एक्स अपॉन एल इंटू 1/4 sin 3 थीटा यानी 3 पाई एक्स अपॉन एल। देखा, आपको इस ये सिंगल टर्म नजर आ रही थी, लेकिन ये किस दो टर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमने जनरलाइज किया था, जिससे यहाँ सिंगल टर्म रहती, अगर जनरलाइज नहीं करते इधर दो टर्म हो जाती तो फिर कंपैरिजन नहीं हो पाती। अब इसको भी ओपन कर दीजिए समेशन को कंपेयर करने के लिए। तो पहले आप एन के प्लेस पर वन पुट करेंगे, तो एन के प्लेस पर वन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, B1 साइन एन के प्लेस पर वन पाई एक्स अपॉन एल, प्लस सेकंड टर्म के लिए B2 साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, प्लस जब थ्री के लिए करेंगे तो B3 sin 3 पाई एक्स अपॉन एल। मैंने B3 तक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 3 पाई एक्स अपॉन एल था, तो मुझे वहां तक पहुंचना था। अब कंपेयर कर दीजिए जो लाइक टर्म है, तो ये है sin 5x अपॉन एल राइट साइड में, और ये लेफ्ट साइड में है, तो दोनों के कंपेयर इक्वल कर दीजिए, कोफिशिएंट इक्वल कर दीजिए दोनों को कंपेयर करके। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है B1, तो कंपैरिजन करेंगे तो B1 आएगा। यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है इसका, 3y0/4। इसी तरह से ये जो टर्म है sin 3 पाई एक्स अपॉन एल, ये यहाँ पर है, इसका कोफिशिएंट क्या है B3, और यहाँ पर कितना है माइनस का y0 इधर से आएगा, और ये 1/4 है, y0/4। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा आपका B1 और B3 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब बाकी के जो कोफिशिएंट होंगे B2 B4 B5, ये सब क्या हो जाएंगे, B2 B4 B5, ये सभी क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि और बाकी ऐसी कोई टर्म्स लेफ्ट साइड में नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अब करना है आपको ऑन पुटिंग
B1, B2, B3 and so on इन इक्वेशन 9 में B1, B2, B3 इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब कैसे पुट करेंगे? इक्वेशन 9 में पुट करना है ना आपको, इक्वेशन 9 में पुट करना है इसमें। ठीक है, कैसे पुट करेंगे? अभी देखिए इक्वेशन 9 समेशन की फॉर्म में है, तो समेशन को ओपन करेंगे, देन उसके बाद आप पुट कर पाएंगे। समेशन को ओपन कर लीजिए आप, और तब उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। समेशन को हम ओपन कर रहे हैं, क्या मिलेगा देखिए। समेशन को जब ओपन करेंगे, y इक्वल टू एन के प्लेस पर बन किया तो B1 साइन पाई एक्स अपॉन एल इंटू कोस पाई सी टी अपॉन एल। नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा एन के प्लेस पर 2, तो D2 साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल इंटू कोस 2 पाई सी टी अपॉन एल। ठीक है, प्लस नेक्स्ट टाइम में B3 हो जाएगा, B3 साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल इंटू कोस 3 पाई सी टी अपॉन एल एंड सो ऑन। इसी तरह से आप ओपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, किसकी? B1 की, B2 की, B3 की, B4 की, जो भी है। ठीक है, देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू कितना मिलेगा? B1 कितना है आपका? 3/0 अपॉन 4 इंटू क्या हो जाएगा? साइन पाई एक्स अपॉन एल इंटू कोस पाई सी टी अपॉन एल। अब B2 क्या है आपका? B2 जीरो है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस B3 क्या है? माइनस Y0 अपॉन 4। आगे कितना है यहाँ पर? साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल इंटू कोस 3 पाई सी टी अपॉन एल। और इससे आगे की जो टर्म होंगी वो सभी जीरो हो जाएंगी, क्योंकि B4 B5 इन सभी की वैल्यू कितनी है? जीरो है। तो ये जो आएगा आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन में इतना ही आपको करना था। ये क्वेश्चन पूरी तरह से सोल्व हो चुका है अब। ठीक है, तो अब एक और प्रॉब्लम लेंगे हम और उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन UX, of a tightly stretched vibrating string of unit length that is initially at rest and whose initial position is given by sine pi x plus 1 by 3 sine 3 pi x plus 1 by 5 sine 5 pi x एंड एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1। तो सबसे पहले तो समझिए, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, यानी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसकी फिगर बना लेते हैं पहले। देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस। अब जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, उसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है? यूनिट लेंथ, यानी लेंथ कितनी है? 1। तो अगर मैं स्ट्रिंग का ये एक एंड पॉइंट ये लूं और दूसरा एंड पॉइंट बी ले लेता हूं, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है? यूनिट लेंथ है, यानी ये 1 लेंथ है इसकी। तो यहाँ से जब लेंथ मेजर करना स्टार्ट करेंगे ए से, तो यहाँ पर लेंथ होगी 0। जब बी पर पहुंचेंगे आप, तो यहाँ पर लेंथ हो जाएगी 1। ठीक है, और डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर किससे डिनोट करना है? हमें यू से डिनोट करना है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किससे लिया था? वाई से डिनोट किया था, तो यहाँ पर वाई के प्लेस पर क्या दे दिया गया है? यू। यानी बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन यहाँ पर भी जीरो होता है और यहाँ पर भी जीरो होता है। इसे यू से डिनोट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में यू गिवन है। क्लियर है भाई? अब इनिशियली ये कैसी है? रेस्ट पर है। एंड हुज इनिशियल पोजीशन इज गिवन बाई, ये इनिशियल पोजीशन गिवन है, यानी इसको यहाँ से स्ट्रेच करके
यहाँ पर ले गए तो ये जो पोजीशन दिखाई दे रही है ये कर्व की इक्वेशन है, जो कि कर्व क्या है, साइन पाई एक्स प्लस प्लस 1/3 साइन 3 पाई एक्स प्लस 1/5 साइन 5 पाई एक्स। क्लियर। तो ये इनिशियल पोजीशन है, यानी जब टाइम कितना है, 0 है। और जब इनिशियल पोजीशन है और इनिशियल में किस में है, ये रेस्ट पे है, तो इनिशियल में रेस्ट पे है, तो इसका मतलब इनिशियल में क्या होगा, जब टी इक्वल टू 0 होगा तो डेल यू अपॉन डेल टी कितना होगा, 0 होगा। ये वेलोसिटी 0 होगी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में डेल वाई अपॉन डेल टी 0 था। ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो लिखेंगे द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज क्या होती है, डेल टू वाई होता था, लेकिन यहाँ पर वाई का काम कौन करेगा, यू, तो डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब लिखते हैं सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशन। द बाउंड्री कंडीशंस और क्या होंगी, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट एंड पर डिस्प्लेसमेंट 0। फर्स्ट एंड क्या है, एट एक्स इक्वल टू 0 पर वाई इक्वल यू इक्वल टू 0। या इसको कैसे लिख सकते हैं, यू किस किस का फंक्शन है, एक्स का और टी का, तो एक्स के प्लेस पर 0 हुआ तो यू कितना हो गया, 0 हो गया। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, दूसरे एंड पर पहुंचिए, जब एक्स कितना है 1 यहाँ पर, तो यू कितना हो जाता है, 0। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, यू 1 टी इक्वल टू 0। अब इनिशियल कंडीशंस पर आते हैं, तो द इनिशियल कंडीशंस आर क्या होती हैं, देखिए एक तो इनिशियली ये रेस्ट पे होती है, तो यहाँ पर जब इनिशियल कंडीशन का मतलब होता है जब टी 0 होता है, तो एट टी इक्वल टू 0 पर ये रेस्ट पे रहेगी, यानी वेलोसिटी डेल यू अपॉन डेल टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, क्या है, एट टी इक्वल टू 0 पर इसकी जो पोजीशन दे रखी है, पोजीशन यही तो है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस ले लिया हमने, ये वाई एक्सिस लेते थे, तो यहाँ पर इसको यू एक्सिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाई के प्लेस पर क्या दे रखा है, यू दे रखा है, तो यू कितना होगा, यानी ये कर्व होगा। ये कर्व क्या दे रखा है, साइन पाई एक्स प्लस 1/3 साइन 3 पाई एक्स प्लस 1/5 साइन 5 पाई एक्स। ठीक है, तो दो बाउंड्री कंडीशन मिली, दो इनिशियल कंडीशन मिली। पहले बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, देन उसके बाद इनिशियल कंडीशंस यूज करेंगे। तो ठीक है, कैसे करेंगे, अब देखिए इक्वेशन 1 में क्या है आपका यू, तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 6 तक का जो काम है वो सेम रहता है, जो मैंने जनरल सॉल्यूशन में बताया था आपको। ठीक है, तो यानी u इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो वहां y इक्वल टू होता था, तो क्या हो जाएगा, C1 कोस के एक्स प्लस C2 साइन के एक्स इंटू C3 कोस के सी टी प्लस C4 साइन के सी टी। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी 6। ठीक है, अब इस पर पहली बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट एक्स इक्वल टू 0 पर u कितना है, 0, तो x के प्लेस पर 0 कर दीजिए और u के प्लेस पर 0। यहाँ 0 किया तो बचा C1, कोस 0 1 हो गया, यहाँ ये टर्म 0 हो गई, साइन 0 0 होता है, तो C3 कोस के सी टी प्लस C4 साइन के सी टी। अब ये दो फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, तो यानी इनमें से एक 0 होगा, तो यानी कौन 0 होगा, C1। तो C1 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे आप, इक्वेशन 6 में पुट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 u इक्वल टू आ जाएगा आपका, C1 को 0 कर दीजिए तो ये टर्म 0, तो क्या मिला, C2 साइन के एक्स C3
कोस के सी टी प्लस C4 साइन के सी टी। ये इक्वेशन नंबर हो गई 7। अब नेक्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे वो 7 पर यूज करेंगे। तो एट नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 1 पर u कितना है 0। तो कर दीजिए, u के प्लेस पर 0 पुट कर दिया इसमें 7 में, और x के प्लेस पर बनते साइन के, ये C3 कोस के सी टी प्लस C4 साइन के सी टी। तो यहाँ पर कौन जीरो होगा इन फैक्टर में से, C2 जीरो होगा। ठीक, C2 जीरो नहीं होगा, क्योंकि C2 जीरो हो गया तो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, इक्वेशन 7। तो आपका क्या जीरो होगा, साइन के जीरो होगा। साइन के इक्वल टू जीरो, इक्वल टू क्या होता है, साइन एन पाई। तो थीटा को थीटा से कंपेयर किया तो के इक्वल टू क्या मिला आपका, एन पाई। तो के इक्वल टू एन पाई अब किस में पुट कर देना है, इक्वेशन 7 में पुट कर देना है। तो लिख सकते हैं आप फ्रॉम इक्वेशन 7। तो u इक्वल टू आ जाएगा C2 साइन के प्लेस पर एन पाई एक्स इंटू C3 कोस एन पाई सी टी प्लस C4 साइन एन पाई सी टी। ये इक्वेशन 8 हो जाएगी। क्लियर। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, अब आप इस पर दोनों बाउंड्री कंडीशंस तो यूज कर चुके, अब इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे। तो पहली इनिशियल कंडीशन क्या थी, एट टी इक्वल टू 0 पर डेल यू अपॉन डेल टी 0 था, यानी पहले आपको डेल यू अपॉन डेल टी फाइंड करना है। यानी इक्वेशन 8 का डिफरेंशियल कर देना है किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो कर दीजिए वही टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, इसका तो होगा डेल यू अपॉन डेल टी C2 साइन एन पाई एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा टी के रेस्पेक्ट में, तो ये एज इट इज। और इसका हो जाएगा C3 एन पाई सी, और माइनस का साइन एन पाई सी टी। इसी तरह से इसका हो जाएगा C4 एन पाई सी कोस एन पाई सी टी। अब कंडीशन अप्लाई करिए, एट टी इक्वल टू 0 पर डेल यू अपॉन डेल टी 0। तो क्या मिलेगा देखिए, डेल यू अपॉन डेल टी के प्लेस पर 0 कर दिया, C2 साइन एन पाई एक्स, और टी के प्लेस पर जब 0 करेंगे तो यहाँ टी के प्लेस पर 0 किया तो साइन 0 बनेगा, साइन 0 0 होता है तो ये पूरी टर्म 0। फिर यहाँ पर बचेगा C4 एन पाई सी, यहाँ पर टी पुट किया 0 तो कोस 0 1 मिलेगा ये। अब इन फैक्टर में से भी एक फैक्टर 0 होगा, तो कौन 0 होगा, C4 0 होगा, क्योंकि अगर C4 को छोड़कर बाकी इसको 0 आप लेते हैं तो इक्वेशन 8 पूरी 0 हो जाएगी। तो इसलिए एन पाई सी तो कांस्टेंट है, वो 0 होगा ही नहीं। ठीक है, C4 0 होगा। अब ये C4 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 8 में पुट कर देंगे, ये जो इक्वेशन 8 है। तो लिखेंगे अब आप फ्रॉम इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 में किसकी वैल्यू पुट करेंगे, C4 की वैल्यू आप पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं इक्वेशन 8 में सी की वैल्यू पुट, C4 की वैल्यू। तो इक्वेशन 8 में जब पुट करेंगे तो u इक्वल टू C2 साइन कितना है एन पाई एक्स, C4 आपने यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो C4 जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 8 में क्या बचेगा, C3 कोस एन पाई सी टी। क्लियर, यही तो बचा। इसको आप लिख सकते हैं u इक्वल टू C3 साइन एन पाई एक्स कोस एन पाई सी टी। अब लास्ट जो कंडीशन हमारी बची हुई है उसको अब हमें अप्लाई करना है, लेकिन उस कंडीशन में राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो एक से ज्यादा टर्म है। तो कंपैरिजन करने के लिए आपको बाद में क्या करना पड़ेगा, जर्नलाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको अभी से हम जर्नलाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, लेट C2 C3 को क्या लेट कर लेंगे, Bn। तो ये हो जाएगा हमारा u इक्वल टू समेशन Bn साइन एन पाई एक्स इंटू कोस एन पाई सी टी। ठीक है,
ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 9। एंड एन वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट। अब कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। क्या कंडीशन है? लास्ट इनिशियल कंडीशन, t = 0 पर u कितना दे रखा है देख लेते हैं। t = 0 पर u दे रखा है आपका sin πx +1/3 sin 3πx +1/5 sin 5πx। एक बार और चेक कर लेते हैं, यही है। देखिए यही है। ठीक है, चलिए। u के प्लेस पर अब इसमें आप क्या पुट कर देंगे? जो ये वैल्यू दे रखी है t = 0 पर, और t के प्लेस पर 0 पुट करेंगे। तो कर देते हैं, चलिए करिए। u के प्लेस पर हो गया हमारा sin πx +1/3 sin 3πx +1/5 sin 5πx, और equal to n = 1 to इनफाइनाइट dn sin n πx। और t के प्लेस पे जैसे ही 0 किया तो कोस 0 बन जाएगा, वो 1 होगा, तो इतना ही बचेगा। अब कंपैरिजन करनी है तो समेशन को क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा, जो राइट साइड में है। समेशन को ओपन करेंगे राइट साइड से। कैसे ओपन करेंगे? एन की वैल्यू 1 to 3 पुट करेंगे, तो 1 पुट किया तो b1 sin πx, फिर 2 किया तो b2 sin 2πx, 3 किया तो b3 sin 3πx, 4 किया तो b4 sin 4πx, और 5 पुट किया तो b5 sin 5πx एंड सो ऑन। 5 तक क्यों किया? क्योंकि मुझे 5 तक जाना था, 5πx तक जाना था कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, तो अब कंपैरिजन कर दीजिए, जो लाइक टर्म्स हैं उनको कंपेयर करिए। ठीक है, यहाँ पर जो लाइक टर्म है वो देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए इस साइड है sin πx, और इधर भी है sin πx, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है? इधर b1 और इधर कितना है? 1, तो b1 मिला आपको 1। अब sin 3πx है यहाँ पर, तो sin 3πx यहाँ पर है, ये देखिए, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? b3, तो b3 यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा? 1/3 के। इसी तरह से और क्या टर्म है यहाँ पर? sin 5πx। 5πx कहाँ पर है? ये है, तो ये sin 5πx है। इसका कोएफिशिएंट यहाँ b5 है, और यहाँ पर क्या है? 1/5। और बाकी जो ये बचे b2 b3 b4, ये सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी टर्म्स लेफ्ट साइड में नहीं है, ये 0 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे आप? ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ b1 b2 b3 एंड सोन इन इक्वेशन 9 में पुट कर दीजिए। 9 में पुट करेंगे जब वैल्यूज आप, तो सबसे पहले तो आपको 9 को, समेशन को ओपन करना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू पुट कर पाएंगे। सबसे पहले समेशन को ओपन कर दीजिए। समेशन को ओपन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको। एन के प्लेस पर 1 2 3 पुट करिए, तो u = 1 किया तो b1 sin πx cos πct, प्लस जब 2 पुट किया तो b2 sin π2πx cos 2πct, प्लस जब 3 पुट किया तो b3 sin 3πx cos 3πct, प्लस b4 sin 4πx cos 4πct, प्लस b5 sin 5πx cos 5πct एंड सो। अब देखिए b1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है? 1, तो 1 पुट किया तो ये हुआ sin πx cos πct, प्लस b2 कितना है? 0 है, तो इसको छोड़ दीजिए।
टर्म जीरो हो जाएगा। B3 कितना है, 1/3, तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 साइन 3πx कोस 3π ct प्लस B4 भी कितना है, जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। और B5 कितना है, 1/5, 1/5 साइन 5πx कोस 5π ct। अब आगे की जो टर्म है वो जीरो हो जाएंगी, क्योंकि बाकी B6 B7 ये सब क्या है, जीरो हैं। और यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।